स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये बातें जानते हैं। हमारा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है। इसके साथ साथ मेरी जो क्लास रहेगी अब से, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको एक ही टॉपिक में पूरे क्वेश्चन आंसर हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा वह होगा भारत के प्रमुख सिंचाई के संधान और कहाँ कहाँ पर कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, कौन सी नदी पर है, किस कारण से बनाई गई है। ये सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कुछ नया ज़रूर मिलेगा। लास्ट में आपके लिए जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन भी हमने दिए हैं, ताकि आपको इसी एक ही वीडियो में पता चल जाए कि आपकी जो स्टडी है वह कैसी चल रही है और आपको कितना याद हो पाया है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेक्शन की ओर। आज का क्या है? भारत में सिंचाई संधान। चलिए पहले सिंचाई के बारे में जान लेंगे हम। तो भारत में जो कुल क्षेत्रफल है 3.8 करोड़ हेक्टेयर है। कितना है? 32.8 हेक्टेयर क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसके 92.2% में भूमि उपयोगी संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। जो भूमि संबंधी आंकड़े हैं वह कितने हैं? तो वह है 92.2%। ये काय के लिए है? तो यह भूमि उत्पादन संबंधी आंकड़ों के लिए है। आगे चल के देखेंगे, वर्तमान में देश शुद्ध बोया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्षेत्र 16.2 करोड़ हेक्टेयर है। इस क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल लगभग 51% भाग कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि के अंतर्गत कितना भाग आता है? तो हम देखेंगे कि कृषि के अंदर जो भाग आता है वह है 51%, जबकि लगभग 4% का में आता है भूमि में, और 21% आ जाता है आपके जो चारागाह भूमि और चारागाह होता है भूमि, उसमें 4%, और जो 21% बचता है वह है भूमि और वन, और बाकी जो 24% बचता है वह कौन से हो जाएगा? तो वह बंजर भूमि हो जाएगा, जो कि बिना किसी उपयोग की है। ठीक है, जहाँ पे कुछ हो सकता है बिल्डिंगें वगैरह हो, इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। हमने क्या देखा है इस सेक्शन में कि जो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें जो भूमि उपयोग के आंकड़े हैं वो कितने हैं? 92.2 है। इसके साथ साथ 16 करोड़ हेक्टेयर जो है वो है क्या है? शुद्ध बोया है। ठीक है, वर्तमान देश में शुद्ध बोया गया है। आगे देखें, 51% कृषि के अंतर्गत आता है, 4% भूमि में आता है जो कि भूमि चारागाह में, और 21% आता है भूमि पर वन, जहाँ पर वन का क्षेत्रफल है, और बचा कुचा जो 24% है वह बंजर जो भूमि है अथवा किसी उपयोग की हो सकती है, मतलब किसी न किसी उपयोग में आ सकती है। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे, 24% जो बंजर भूमि है उसमें 5% पड़ती भूमि भी शामिल है, जिसमें प्रतिवर्ष फसलें न बोकर तीसरे या 5वें वर्ष बोई जाती है। ऐसा होता है कुछ कुछ जो भूमियाँ हैं उसके अंदर ऐसी पड़ती भूमि का ऐसा होता है कि कुछ टाइम भूमि करना, मतलब फसल बोना, और कुछ साल नहीं बोना, ऐसा हो जाता है। मतलब कि देखो इसमें बताया है कि फसलें न बोकर तीसरे या 5वें वर्ष बोई जाती है, जिससे भूमि उर्वरकता संचित हो सके। मतलब कि अगर लगातार बोते हैं, उसमें दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, उससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। परंतु कहीं कहीं स्थानों पर ऐसा होता है कि प्रतिवर्ष फसलें नहीं बोई जाती, तीसरे या 5वें वर्ष में बोई जाती है। इसे शुद्ध बोए गए 52% भूभाग के मात्र 28% भाग में 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई पर्याप्त उपलब्ध है। अब देखो, भूमि सिंचाई तो बहुत जाएगी, परंतु उपलब्ध कितनी है? उपलब्ध 4.5 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उस पर ही सिंचाई पर्याप्त सुविधा में उपलब्ध है। मतलब कि वहाँ पे कंटिन्यू सिंचाइयाँ होती है, जबकि देश का समग्र संचित क्षेत्र है, मतलब कि कितना जो बड़ा जहाँ पे संचित किया था है, परंतु 8 करोड़ है। मतलब कि खेती तो 8 करोड़ हेक्टेयर में की जाती है, परंतु जो ठीक से की जाती है, मतलब कि जो कंटिन्यू की जाती है वो 4.5 करोड़ हेक्टेयर ही भूमि है। चलिए आगे देखेंगे हम। इस प्रकार कुल कृषि भूमि मतलब कि 72% भाग पर की जाने वाली कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। मतलब कि जो 72% का भाग है वह कृषि वर्षा पर, मतलब कि जो कृषि है वह वर्षा पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे हम कि सिंचाई में विभिन्न साधनों का जो प्रतिशत योगदान है वह कितना है। देखिए, सिंचाई का कुल साधन कितने हैं? तो एक नहर, दूसरा कुआं, तीसरा तालाब, चौथा अन्य। ठीक है, अब देखो संचित क्षेत्र मतलब कि नहर से कितने प्रतिशत की जाती है? तो 40%। नहर से मतलब कि सबसे ज्यादा जो नहरें हैं उनसे की जाती है, जैसे बांध हुआ उसे। ठीक है, कुएं से कितनी है? तो कुएं से 37.8%, तालाब से 14.5%,
और अन्य मतलब कि 7, जैसे कि किसी के यहाँ से ट्यूबवेल हो गया, इन सभी में। तो टोटल कितना हो जाता है 40, 33, 14 और 7 यानी कि 100% पूरा क्या हो जाता है, यह हमारा सिंचाई का है। अब देखो सिंचाई के साधन कितने हैं, तो सिंचाई के साधन 4 है, यानी कि नहर, कुएं, तालाब और अन्य। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नहर का भाग कितना है, तो नहर का भाग है 40, कुएं का है 37 और तालाब का है 14 और अन्य बाकी 7। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखिए हम तालिका के संपूर्ण देश में कुल संचित जो भूमि है सिंचाई, वह विभिन्न साधनों को जो अनुपात दर्शाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो चारों भाग है उसमें कितने कितने प्रतिशत दिया गया है। वास्तव में उससे कुछ दूर ही, क्योंकि असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नहरों द्वारा औसत अधिक सिंचाई होती है। मतलब कि नहरों से सबसे ज़्यादा औसत, मतलब नहरों से ही सिंचाई अधिकतर होती है। कहाँ कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, उसके देशों के नाम, मतलब सॉरी राज्यों के नाम देखेंगे हम। असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर नहरों द्वारा औसत से अधिक भूमि में सिंचाई होती है। आगे देखेंगे इस प्रकार गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में सिंचाई सबसे साधन नलकूप है। मतलब कि देखो गुजरात का जो हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई से सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वह कौन सा है, नलकूप। मतलब कि नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। और दक्षिण भारतीय जिसमें राज्य कौन सा आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें तालाबों से द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है। मतलब हर एक जगह का अलग अलग है। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा किससे हो रही है, नहर से। उसके बाद क्या आ रहा है, नलकूप आ रहा है, फिर तालाब और फिर उसके बाद अन्य यानी कि ट्यूबवेल वगैरह। चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए देख लेंगे हम। अब देखेंगे देश की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें तो पहले देखेंगे हम कि परियोजनाएं। अब नदी मतलब कि किस नदी से निकलती है, मतलब किस नदी पे बनी हुई है, इसका उद्देश्य क्या था, और लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा है भाखड़ा नागल परियोजना। अब देखो भाखड़ा नागल परियोजना यह किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। अब ये कहाँ पर है, तो पंजाब के होशियारपुर जिले में। कहाँ पर है, सतलज नदी पर है, परंतु कहाँ पे सतलज नदी कहाँ पर है, तो पंजाब के होशियारपुर जिले में। कौन सा है बांध परियोजना है, तो वह है हमारी भाखड़ा नागल परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई करना। कहाँ कहाँ पर है, तो यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और लास्ट क्या हो गया आपका राजस्थान। इसके बाद दूसरी देख लेंगे हम। दूसरी कौन सी है, हमारी दूसरी है व्यास परियोजना। अब देखो व्यास परियोजना किस नदी पर है, तो यह व्यास नदी पे है। इजीली है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई। ठीक है, अब इसे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन से, एक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, 3 राज्य है जो कि व्यास परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई करना। ठीक है, कौन सी परियोजना है, यह तो व्यास परियोजना है। कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। याद आपको यहीं पर हो जाना चाहिए। अगला है आपके पास राजस्थान नहर, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर भी कहा जाता है और इंदिरा गांधी परियोजना, दोनों नाम है इसके। अब देखो यह कौन सी नदी पर है, तो यह पंजाब में सतलज नदी इस पे व्यास तथा रावी के संगम से बनता है। किससे बनता है, एक व्यास नदी और जो रीवा है, रावी नदी, उन दोनों के संगम से बनता है, सतलज में मिल जाती है। जिसका क्या कारण होता है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है सिंचाई। इसे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा दामोदर घाटी परियोजना। यह कौन सी नदी पर है, तो यह दामोदर नदी पर है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या था, तो वह था नदी उत्पादन, सिंचाई एवं बाढ़ परियोजना। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य है हमारे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए अभी तो मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम एक एक घाटियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि यह कौन सी है, इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, मतलब कि सबसे बड़ी है या किस तरीके से हमारे लिए यह सबसे इसका जो उद्देश्य है वह क्या था। हम तो देख रहे हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में भी क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। हीराकुंड बांध, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध परियोजना यह कौन सी नदी पर है, तो यह हमारा महानदी पर है। ठीक है, इसका जो प्रमुख, इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। सबसे क्या था, शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई करना। का कौन से देश को
कौन से राज्य को यह लाभान्वित करती है? तो उड़ीसा को यह लाभान्वित करती है। आपको याद रखना है कि जो हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? वह महानदी पर बनाया गया है। चलिए अब देखो, हीराकुंड बांध के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना 5 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपके पास चंबल परियोजना। अब चंबल परियोजना के बारे में हम देख लेंगे कि चंबल परियोजना कौन सी नदी पर है? इजी है, चंबल नदी पर। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या हैगा? तो शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई है। कौन कौन से राज्यों को यह लाभान्वित करती है? तो सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश को ही लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम हमारा तुंगभद्रा परियोजना, यह कौन सी नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है, जो कि कृष्ण नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्ण नदी की सहायक नदी है। इसका प्रमुख उद्देश्य था शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई करना। 2 राज्यों को यह लाभान्वित करती है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आगे देखेंगे हम मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, यह कौन सी नदी पर है? तो यह मुरला नदी पर है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो वह था शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई करना। पश्चिम बंगाल तथा बिहार इन दोनों राज्यों को क्या करती है? यह लाभान्वित करती है। अब देखो, मुरला नदी पर कौन सी परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? तो मयूराक्षी परियोजना है। ये कहाँ पर है? यह तो यह पश्चिम बंगाल और बिहार इन दोनों राज्यों को क्या करती है? लाभान्वित करती है। आगे हमारे पास नागार्जुन सागर परियोजना। आपके लिए यह परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना यह कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्ण नदी पर बनाई गई है। इसका कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। ठीक है, अधिकतर जो परियोजना इनका एक ही कार्य है कि शक्ति उत्पादन, विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई करना। सिंचाई तो सभी में आएगा ही सही। ठीक है, अब देखो, नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह किस देश को लाभान्वित करती है? तो यह आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसे क्या करती है? लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम कोसी परियोजना के बारे में। तो कोसी परियोजना यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब देखो, अक्सर ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि भारत और नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है वह कौन सी है? ठीक है, भारत और जो नेपाल की संयुक्त परियोजना है वह कौन सी? तो क्या उत्तर आएगा आपका कि जो कोसी परियोजना है यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो कि कोसी नदी पर स्थित है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बाढ़ पर नियंत्रण करती है। कोसी जो परियोजना है यह बाढ़ पर नियंत्रण करती है। सिंचाई एवं शक्ति उत्पादन तो सभी में आएगा, परंतु यह बाढ़ पर नियंत्रण करने वाली एक परियोजना है जो कि बिहार और नेपाल दोनों राज्यों को क्या करती है? लाभान्वित करती है। एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे। कोसी परियोजना कौन सी परियोजना है? तो यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कि कोसी नदी पर स्थित है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? तो नर्मदा जो पानी रहता है सभी नदियों का या बाढ़ पर नियंत्रण करना या सिंचाई करना एवं शक्ति प्रदान करना, जो कि जो जिन राज्यों को यह लाभान्वित करती है वह राज्य कौन से है? तो वह बिहार और नेपाल। आगे देखेंगे हम गंडक परियोजना। तो यह कौन सी नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। अब गंडक जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? गंडक। आगे देखेंगे शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई कौन कौन से राज्यों को यह लाभान्वित करती है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। आगे चलेंगे हम, अगली परियोजना है हमारी फरक्का परियोजना। फरक्का जो परियोजना है यह गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हुआ है। आगे देखेंगे इसका जो कार्य है वह शक्ति उत्पादन है, सिंचाई तथा नौ परिवहन के लिए गाद के जमाव को दूर करना। ठीक है, कहाँ किस राज्य को यह लाभान्वित करती? तो पश्चिम बंगाल को क्या करती है? लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास काकरापार परियोजना, यह ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ताप्ती नदी पर काकरापार परियोजना बनाई गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिसका प्रमुख उद्देश्य है सिंचाई करना, जो कि गुजरात को लाभान्वित करती है। ठीक है, काकरा पार जो परियोजना है यह ताप्ती नदी पर बनाई गई है। किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो गुजरात को लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे तवा परियोजना। तो यह तवा नदी पर है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सिंचाई करना, जो कि किन राज्यों को
लाभान्वित करती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करता है। कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। कहाँ पर है यह? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो तवा नदी पर। अब तवा नदी क्या है? तो नर्मदा की यह सहायक नदी है। अगला देखेंगे हम नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। ठीक है, क्या है? नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। यह किस नदी पर है? तो यह करोड़ी नदी पर है, जो कि ताप विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ताप विद्युत का उत्पादन कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है? नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। देखो शक्ति में ही आ गया ताप। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये। कहाँ, किस प्रदेश को, किस राज्य को यह लाभान्वित करती है? तो गुजरात को यह लाभान्वित करती है। अगली परियोजना है आपकी उकाई परियोजना। उकाई परियोजना यह कौन सी है? तो यह भी ताप्ती नदी पर है। अब देखो ताप्ती नदी पर है तो यह शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई परियोजना है। कहाँ, किस राज्य को यह लाभान्वित करती है? तो गुजरात को। उकाई परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर बनाई गई है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने आपको बताया है ताप्ती नदी पर। ठीक है, आगे देखेंगे हम पुचमपात परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर यह बनाई गई परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई है, जो कि आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है। मालप्रभा परियोजना, यह मालप्रभा नदी पर है, सिंचाई के लिए है, जो कि कर्नाटक को लाभान्वित करती है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो माही परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माही परियोजना इसे जमनालाल बजाज सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमनालाल बजाज सागर भी कहा जाता है माही परियोजना को। किस नदी पर है? माही नदी पर, सिंचाई के लिए, जो कि गुजरात है उसे क्या करती है? लाभान्वित करती है। एक जो माही नदी है वह कहाँ पर है? तो वह धार शहर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, माही नदी है पर ये माही परियोजना पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर है? महानदी डेल्टा परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह महानदी पर है, नाम में ही हो गया। यह किसके लिए? तो यह उसका उद्देश्य था सिंचाई के लिए। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य को क्या करती है? लाभान्वित करती है। रिहंद परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं पे है? रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि जल विद्युत शक्ति के लिए, किसके लिए? जल विद्युत शक्ति के लिए बनाया गया यह एक परियोजना है। किस राज्य को यह प्रभावित या लाभान्वित करती है? तो उत्तर प्रदेश को क्या करती है? लाभान्वित करती है। कुंडा परियोजना, यह कुंडा नदी पर बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है वह क्या? जल विद्युत एवं शक्ति परियोजना। किस राज्य को यह लाभान्वित करती है? तो तमिलनाडु को। आगे चलेंगे हम सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। दुर्गापुर बैराज, तो यह किस नदी पर है? दुर्गापुर बैराज परियोजना, तो यह दामोदर नदी पे। ठीक है, दामोदर नदी पर है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह कर सिंचाई तथा कोलकाता एवं जो रानीगंज के बीच नौवहन। ठीक है, आगे देखेंगे किस किस राज्य को यह लाभान्वित करती है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार को क्या करती है? लाभान्वित करती है। आगे हमारा इडुक्की परियोजना। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने यह नाम पहली बार सुना होगा, तो देख लीजिए कुछ नई चीज़ें भी आपको समझने को और सुनने को मिलेगी और याद भी हो जाएगा। अब देखो इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पर स्थित है। इसका जो प्रमुख कार्य है वह है जल विद्युत शक्ति, जो कि केरल में इसे लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना यह कहाँ पर है? तो ये भिलंगाना तथा भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी भिलंगाना नदी, आपको ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं कहीं पर भिलंगाना भी लिखा हुआ आ जाता है और कहीं कहीं पर भागीरथी भी, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि टिहरी बांध जो परियोजना है यह भागीरथी नदी यानी कि भिलंगाना पर बनाया गया है, जिसका जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो वह है जल विद्युत शक्ति का संचयन। यह किस किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को लाभान्वित करती है। आपका है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया। इसका जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो वह है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। लाभान्वित होने वाले 3 राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास कोयना परियोजना। इसका यह कौन सी नदी पर है? तो कोयना नदी पर है, जिसका कार्य क्या है? जल विद्युत शक्ति। यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो महाराष्ट्र को। आगे आपके पास रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, तो यह राम नदी पर है। अब जो रामगंगा नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। इसका जो प्रमुख कार्य है वह विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, जो कि उत्तर प्रदेश
को लाभान्वित करती है। आगे है आपके पास ऊपरी कृष्ण परियोजना, ठीक है। एक तो कृष्ण, एक ऊपरी कृष्ण परियोजना है, यह कृष्ण नदी पर बनाया गया है। प्रमुख कार्य सिंचाई जो कि कर्नाटक को लाभान्वित करता है। आगे आपके पास घाटी प्रभा परियोजना, यह घाटी प्रभा नदी पर है, जिसका जो सिंचाई एवं उद्योग शक्ति के लिए है और कर्नाटक को लाभान्वित करती है। अगला देखेंगे हम, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भीमा परियोजना। भीमा परियोजना पावन नदी जो है, जो कि पुणे तथा कृष्ण नदी जो कि उज्जैन में भी बांध है, ठीक है। कृष्ण नदी पर उज्जैन में भी बांध है। और भीमा परियोजना देखेंगे यह बनाई गई है। इसका जो प्रमुख कार्य है, उद्देश्य वह सिंचाई एवं जल शक्ति के लिए था, जो कि कर्नाटक को लाभान्वित करता है। आगे देखेंगे हम जायकवाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर बनाई गई परियोजना है। अब देखो जायकवाड़ी जो परियोजना है ना, यह आपने बहुत कम सुने होंगे, कुछ परियोजना के आपने नाम ही सुने नहीं होंगे, ठीक है। अधिकतर जगहों पे आपको कुछ जो बड़ी बड़ी होगी, जैसे कि रिहंद हो गया, दामोद हो गया, भाखड़ा हो गया, अलमटी हो गया, इस तरीके से आपको हीराकुंड हो गया, सिर्फ कुछ ये बड़े बड़े ही नाम बताए जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ पे आपको मैं सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको सारे ध्यान से सुनना है। चलिए देख लेंगे। इस जायकवाड़ा परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था, तो वह था सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति। आगे देखेंगे यह किस राज्य को लाभान्वित करता है, तो महाराष्ट्र को यह लाभान्वित करता है। थीन बांध परियोजना, यह रावी नदी पर बनाया गया है सिंचाई के लिए, जो कि पंजाब को लाभान्वित करता है, ठीक है। कौन सी परियोजना है यह, तो थीन बांध परियोजना, जो कि रावी नदी पर बनाई गई परियोजना है। आगे आपके पास हिड़कल परियोजना। हिड़कल जो परियोजना है, यह घाट प्रभा नाम की एक नदी है, इस पर बनाया गया है, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है, वह है सिंचाई। यह कर्नाटक को क्या करता है, कर्नाटक को लाभान्वित करता है। अगला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह सलाल परियोजना, यह चिनाव नदी पर बनाया गया है, जिसका जो प्रमुख का उद्देश्य था वह था सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। आगे देखेंगे हम, आगे आपके पास नफ्था झाकरी परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है, देखो नफ्था झाकरी परियोजना, ठीक है। नाम ही नहीं सुना होगा। देखो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, क्या है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो नाफ्था झाकरी परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है आपके पास पनाव परियोजना, जो कि पनाव नदी पर है सिंचाई, और यह गुजरात को लाभान्वित करती है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा बांध परियोजना है, तो कोल बांध परियोजना, जो कि सिंचाई जल विद्युत शक्ति के लिए उसका उद्देश्य था और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम, लास्ट है हमारी, थोड़ा सा और रहेगा। आगे है हमारा कंसावती, जो कि कंसावती नदी पर, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल के को लाभान्वित करती है। आगे देखेंगे हम कि पाराबिलम्ब जो कुमन है वह क्या है, यह 8 नदियों के संगम से बना हुआ है, मतलब 8 जो छोटी नदियां होती है वहां पर यह परियोजना बनाई गई है। कौन सी, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, और यह तमिलनाडु और केरल को क्या करती है, लाभान्वित करती है। अगला है हमारा नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर्मदा घाटी जो परियोजना यह नर्मदा घाटी पर बनाई गई है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह कौन सा है, तो वह है जल विद्युत एवं सिंचाई। अब देखो इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य है वो बहुत है। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरा आ गया महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा गुजरात की जो जीवन रेखा है वह, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 राज्य क्या करते हैं, इसे लाभान्वित होते हैं, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। आगे चलेंगे हम, जखमा परियोजना, जो कि जखमा नदी पर, इसका प्रमुख सिंचाई सुविधाओं का विकास हेतु, जो कि राजस्थान के उदयपुर को लाभान्वित करती है। टिहरी पन बिजली परियोजना, ठीक है। टिहरी पन परियोजना, जो कि भागीरथ नदी पर बनाया गया परियोजना है, यह जल विद्युत उत्पादन में, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। अब देखो थोड़ा देख लेंगे हम नहरों के बारे में। तो नहरें, अब देखो नहरें देश में सिंचाई की सबसे प्रमुख साधन है। इसमें से 40% से अधिक कृषि भूमि सिंचाई की जाती है। आपको मैंने अभी ही बताया था। हमारे देश में नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर के विशाल मैदानों में तटस्थ डेल्टा के क्षेत्र में किया जाता है। इसका निर्माण समतल क्षेत्र जल निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार में रखा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि नहरों से 40% क्या की जाती है, हमारे यहाँ पर
सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। आगे देखेंगे दो कौन से हो गए। अब दो जो है वो देखो नित्यवाही नहरें, जिसमें क्या होता है कि ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। नित्यवाही का मतलब होता है कि जो वर्ष भर प्रभावित होने वाली नदियाँ होती है, मतलब कि साल भर बहती है। यह इसमें सदैव जल भरा रहता है। उल्लेखनीय कि इस नदी के जल में पहले बांध बनकर रोक लिया, मतलब कि क्या होता है कि पहले ही बांध बनाकर इस नदियों में जो होते हैं नहरें होती है इसमें पानी रोक लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सारे पानी की पूर्ति हो जाती है। आगे दूसरा है हमारे पास कि अनित्यवाही अथवा बाढ़ की नहरें। अब देखो इसमें वर्षा जल भरकर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है और वे मात्र नदियों के आने वाली जो बाढ़ है उनकी सिंचाई में काम आती है। ऐसी नहरों द्वारा वर्ष भर में मात्र एक फसल ही सिंचाई की जाती है, यानी कि ऐसी जो अनित्यवाही होती है, मतलब कि लगातार वर्ष इसमें मतलब पानी बहुत कम होता है, जिससे कि सिर्फ एक ही फसल हो पाती है। चलिए आगे देखेंगे हम कुएं एवं नलकूप। तो कुएं का जो निर्माण है वह सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां पर चिकनी जो बुलई मिट्टी मिलती है, क्योंकि उससे पानी रिसकर धरतल के अंदर चला जाता है तथा भूमिगत जल के रूप में भंडारित हो जाता है। यह 3 प्रकार के हो गए। देखो तो कुएं में पानी किस प्रकार का रहेगा, तो कच्चे कुएं हो जाएंगे, एक पक्के, एक नलकूप। ठीक है, 3 चीजें हैं जहां पर क्या पानी संभव है। ठीक है, अब थोड़ी सी और जानकारी जान लेंगे, हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। देश की कुल संचित जो भूमि का कुओं द्वारा संचित किए जाने वाला अधिकांश भाग कौन सा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मैंने आपको ऊपर बताया था, और उत्तर प्रदेश क्या है, यह कुएं से। इसमें लगभग 50% भूमि की सिंचाई कुओं तथा नलकूप द्वारा की जाती है। इन राज्यों के अतिरिक्त हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुएं में राज्यों में कुओं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। चलिए अब तालाब बच गया हमारा, तालाब को भी देख लेते हैं। देश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश द्वारा की जाती है। तालाब की जो सिंचाई है तालाब से वह कहाँ, तो वह प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद दक्षिण बिहार, दक्षिण मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान का स्थान आता है, जहाँ प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब मिलते हैं। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्ण नदी पर निर्मित है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन है आपके पास अलमट्टी बांध, बसपा जल विद्युत परियोजना, भद्रा जलाशय परियोजना या चमेरा जल विद्युत परियोजना। इसका सही जवाब है हमारा अलमिट्टा बांध। अब देखो इसके बारे में जान लेंगे हम अलमिट्टी बांध के बारे में। यह भारत के कर्नाटक में है। कहाँ पर हैगा, तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में कृष्ण नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया है, कृष्ण नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो कि जुलाई 2005 में से पूरी हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में हेवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेट में लेंस गुजरात की निम्नलिखित कौन सी विद्युत परियोजना है। ऑप्शन है आपके पास स्वर्ण रेखा परियोजना, उकाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या रामगंगा परियोजना। इसका सही जवाब देखो, मैंने आपको बताया था कि बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा तो वह कौन था, तो उकाई परियोजना। ये अब देखो उकाई परियोजना के बारे में जानेंगे तो उकाई यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत इकाई बांध ताप्ती नदी पर, कहाँ पर है यह, तो यह ताप्ती नदी पर है। आपको यह भी याद रखना है कहाँ पर है, तो गुजरात में बनाया गया है उकाई परियोजना। ठीक है, अब देखो गुजरात के जो राज्य है सूरत जिले में बनाया गया है। इसे भारत देवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से सही मिलान का विकल्प चुनना है। अब देखो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश या कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त है, हाँ सही है। टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथ नदी पर, सही है। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ही विकल्प आपके सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना थी। मैंने आपको बताया था कौन सी परियोजना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दमोह घाटी परियोजना। दमोह घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई
1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना का अस्तित्व में आई थी। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं के तहत अमेरिकन की टेनरी घाटी परियोजना पर आधारित है। इसका जो नियंत्रण है वह कौन करता है, तो वह करता है डीवीसी। ठीक है, डीवीसी द्वारा यह नियंत्रण की जाती है। बहुउद्देशीय कौन सी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? ऑप्शन है आपके पास रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या कोसी परियोजना। मैंने आपको बताया था कि जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वह कौन सा है, तो वह है भाखड़ा नागल परियोजना। अब देखो यह परियोजना पंजाब के सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर, पंजाब में यह बांध बनाया गया है। आगे देखेंगे हम। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है। ठीक है, भाखड़ा यह क्या है, सबसे बड़ी। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको। आगे देखेंगे हम। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2 है। यह ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हीराकुंड। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आ ही गया। देखो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या नागार्जुन बांध। मैंने आपको ही बताया था हीराकुंड बांध क्या है। हीराकुंड जो परियोजना है भारत नदी घाटी परियोजना है में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य, ठीक है, कहाँ पर है यह, तो यह उड़ीसा राज्य के सबलपुर जिले में 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। आगे देखेंगे यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो आपके लिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध पर बनाई गई है? ऑप्शन है आपके पास रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या दामोदर परियोजना। देखो अब क्वेश्चन में दिया गया है आपको गोविंद वल्लभ, तो कौन सी नदी पर होगी यह? पंत परियोजना। फटाफट बताइए इसका। रिहंद परियोजना पर। काई पे? रिहंद परियोजना। जलाशय रिहंद बांध जो कि जिसे क्या कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत भी कहा जाता है और रिहंद जलाशय भी कहा जाता है। ठीक है, सोनभद्रा के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी का बांध को बनाया गया है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कौन सी है सबसे बड़ी, तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपको यह याद रखना है कौन सी है, रिहंद परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नापता झारी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सही है जो कि सतलुज नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना कानादा बांध, यह भी सही है। इंदिरा गांधी परियोजना सबसे लंबी नहर है, यह सही है क्या? नहर, अच्छा हाँ नहर का पूछा है ना। आगे देखेंगे हीराकुंड बांध ये नर्मदा नदी पर है क्या? हमने अभी पढ़ा था हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड बांध तो महानदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था और देश में पूरी नदियों को जोड़ने के लिए दिशा में सफल पहल के रूप में इसे शुरू किया गया था? इसका सही जवाब देखेंगे हम। केन बेतवा लिंक परियोजना, सतलज परियोजना या शारदा परियोजना। अब देखो इसके बारे में इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, कौन सी हो गई है? केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका। अब देखो डिटेल्स में थोड़ा सा, केन बेतवा लिंक परियोजना की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि यहाँ 230 किलोमीटर लंबी नहर जो कि बैराज और बांधों की श्रृंखला होगी, जो कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक नहर बनाई जाने वाली है जिसका नाम जो कि बैराज और बांधों की श्रृंखला होगी। इसमें क्या होगा, केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम करेगी। यह परियोजना 25 अगस्त 2005 को अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म हो, आज का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, जो कि था हमारा भारत का सिंचाई परियोजना और जितनी परियोजना थी कितना प्रतिशत है ये हमने सभी देखा आएगा। कौन सी नदी पर बनाया गया यह भी देखा आएगा। आज
आपका यह चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसके साथ साथ मैंने आपका क्वाइज भी देख लिया है कि आपको कितने नंबर बन रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हो। इस साथ कुछ भी नया नया आपको सीखने को मिला होगा। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। और अगर आपको इस तरीके से हमारा चैप्टर के साथ और क्वेश्चन आंसर करवाना अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। क्लास थोड़ी बड़ी चलेगी, परंतु एक ही चैप्टर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10 प्रश्न होते हैं, आपके पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो पाता है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, ठीक है। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वह भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।